नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित गौरा बदल चरित चौपाई का हम लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचनाकार है आचार्य हेमरतन, जो जैन संत रहे। पिछले 19 दिनों से हम इसके मूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। उससे पहले हमने इसकी मूल कथा का बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जब हम ये अंतिम वर्ष के इस पुस्तक से संबंधित पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो उसमें व्याख्या हेतु इसके प्रारंभिक 150 छंद ही समाहित किए गए हैं। अर्थात जो हमसे जो व्याख्या पूछी जाएगी वो व्याख्या इन पहले छंद से लेकर 150 छंद में से ही पूछी जाएगी। लेकिन जो विस्तार है कथा का वह अपने आप में परिपूर्ण है और उस पूरे कथाक्रम, पूरे काव्य के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब तक हम जिस मूल पाठ का अध्ययन बिल्कुल व्याख्या की दृष्टि से बहुत विस्तार पूर्वक कर रहे थे, आज वह क्रम पूरा हो जाएगा। आज हम 145 से प्रारंभ करेंगे और 150 पर हमारा वो व्याख्या का जो क्रम है वह जाकर पूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात जो हमारा अध्ययन का क्रम रहेगा उसमें हम समस्त पक्षों को लेंगे, उद्धरणों को लेंगे, छंदों को लेंगे, कथाक्रम को लेंगे, लेकिन उस कथाक्रम से संबंधित जितने सांकेतिक छंद हैं उन्हीं छंदों को लेंगे। अन्यथा विस्तार इतना हो जाएगा कि हम अन्य पाठ्य पुस्तक का अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं है कि आपको पूर्ण कथा का ज्ञान नहीं हो पाएगा, आपको पूर्ण कथा का ज्ञान भी होगा और जहां आवश्यक है उनकी व्याख्या भी की जाएगी। तो आप उसको इसी क्रम में समझने का प्रयास करें कि अब हम जो कल से आज तक तो हम व्याख्या क्रम को देख रहे हैं, आगे जो हम देखेंगे वो प्रमुख कथाक्रम की दृष्टि से जो इसका काव्य खंड आवश्यक है हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। शेष को हम छोड़ देंगे, उन्हें आप अपने स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं और जहां आपको कठिनाई आए वो आप संपर्क करके उसका अर्थ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना पढ़ लेने के बाद जो भाषा की शैली है, भाषा का जो संरचना है वह इसलिए है कि उसमें कथाक्रम को समझने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। ये आपसे विशेष बात मुझे करनी थी और वो मैंने आपको निवेदन किया। अब हम बात कर रहे हैं वापस, अब हम मूल कथा पर आते हैं। राजा रतन सेन, रानी पद्मावती की यह कथा, जिसे गौरा बदल चरित चौपाई का नाम दिया और आचार्य हेमरतन ने इसने रचना की। इस रचना के प्रारंभ में जो मैं आपको संक्षेप में हमेशा बताता हूं वही बताना जा रहा हूं। चित्रकूट का वर्णन, मंगलाचरण के पश्चात राजा रतन सेन, गौरा और बादल का सांकेतिक वर्णन, उसके पश्चात चित्तौड़ जिसे चित्रकूट का कहा गया है उसका वर्णन, राजा रतन सेन का वर्णन, राजा रतन सेन के पश्चात रानी प्रभावती का वर्णन और प्रभावती के वर्णन के साथ साथ एक भोजन प्रसंग भी जुड़ता है और यह भोजन प्रसंग राजा रतन सेन और रानी प्रभावती के मध्य जो विवाद होता है वह उसका मुख्य कारण होता है। इस विवाद के कारण जब रानी प्रभावती राजा रतन सेन को चुनौती दे देती है कि मेरा हाथ का भोजन पसंद नहीं है तो पद्मिनी से विवाह करो, वह आपको बहुत अच्छी तरह से भोजन करवाएगी। और इसी बात को लेकर राजा रतन सेन उस संकल्प के साथ कि मैं पद्मिनी से विवाह करके ही लौटूंगा, अन्यथा राज्य में नहीं लौटूंगा और जितने सुखों का वर्णन है मैं उनका उपभोग तभी करूंगा जब मैं रानी पद्मावती से विवाह कर लेता हूं।
वह चित्तौड़ का त्याग कर देता है। चित्तौड़ का त्याग करने के पश्चात बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद पथिक और योगी की सहायता से सिंघल द्वीप पहुंचता है और सिंघल द्वीप में राजकुमारी पद्मिनी से विवाह कर देता है। वहां उसके विवाह के पश्चात वापस अपने राज्य में लौटता है और रानी पद्मिनी या पद्मावती उसके साथ अपने जीवन को बड़े आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। और तभी इस कथानक को और इस घटना को एक मोड़ देने के लिए एक नया घटनाक्रम उपस्थित होता है और वह यह है कि उस राज्य में एक विद्वान रहते हैं जो शास्त्रज्ञ हैं, बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता है, ज्योतिष के भी ज्ञाता है, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है, जिनका नाम है राघव चेतन व्यास। राज्य में, राज्यसभा में राजा के द्वारा उनको बहुत मान सम्मान दिया गया है, वो सभी और उनके अधिकार और सुख सुविधाएं परिपूर्ण है। वह बहुत ही आनंद पूर्वक जब चाहते हैं तब अपने उस राज्य में, महलों में विचरण करते रहते हैं। एक दिन राजा रतन सेन और रानी पद्मावती जब अपने शयन कक्ष में होते हैं, अंतः महल में होते हैं, प्रेमालाप में रत होते हैं, ऐसी अवस्था में वह राघव चेतन व्यास उनके कक्ष में उपस्थित हो जाता है। राजा रतन सेन उस समय राघव चेतन व्यास को अपने कक्ष में देखकर बहुत हैरान और क्रोधित हो जाता है। राजा के क्रोध को राघव चेतन समझ लेता है। राजा भी मन में यह समझता है क्रोध करके कि ये यहाँ क्यों उपस्थित हुआ, और राघव चेतन भी समझ लेता है कि मुझे यहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए था और मेरे इस कदम से, मेरे इस कार्य से राजा बहुत क्रोधित है। राजा जब उसे क्रोध की निगाह से देखता है तब वह यह समझ लेता है कि जब राजा नाराज हो गया, राजा क्रोधित हो गया, राजा रूठ गया है, समझ लो मेरा भगवान ही मुझसे रूठ गया है। और इस संकल्प के साथ उसे रास्ते में भी कोई नहीं रोकता और वह कहता है कि अब जब राजा ने मुझे महत्व नहीं दिया, राजा जब किसी का दुश्मन हो जाता है तब उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। और वह इस संकल्प के साथ अपने परिजनों और यथेष्ट धन को लेकर उस राज्य को छोड़ देता है। और वह चलते चलते दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचकर वह अपने शास्त्र के बल पर, ज्योतिष के बल पर वहां लोक में, जन सामान्य में अपनी विद्वता को प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे इसकी विद्वता, इसकी प्रसिद्धि बादशाह के महलों तक पहुंच जाती है। और उस समय दिल्ली पर राज्य है अलाउद्दीन खिलजी का। एक बहुत बड़े साम्राज्य का वह स्वामी है, एक अखंड भूखंड का वह स्वामी है और उसकी सार्वभौमिकता भी बहुत विशाल है। और वह जो है उस तक जब उसकी बात पहुंचती है कि एक इतना व्यक्ति है, तो वह उसे अपने दरबार में बुलाता है। और दरबार में बुलाने के बाद वह उनका संवाद होता है और राघव चेतन अपनी विद्वता से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत प्रभावित कर देता है। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जो है उसे बहुत मान सम्मान और धन, गांव आदि देकर उसे वहीं बसा लेता है। यहां तक का प्रसंग कल तक हमने देखा। इसके आगे की प्रसंग की बात अब कर रहे हैं। जो कल अंतिम था छंद, उसका बात करते हैं। चौपाई जो थी, वास्या गाम ग्रास दे घना, राघव चेतन बेही जना, पतिसा पासई नितु रही, राघव कवित कथा नितु कहे। उसे गांव और रहने का, भोजन, ग्रास का मतलब है
उसे भोजन, पानी, राज्य में रहने की व्यवस्था, रोजगार आदि दिया। और वह रोज ही अब वह बादशाह के साथ ही रहने लगा और बादशाह का मनोरंजन विभिन्न कथाओं, काव्यों के माध्यम से करता है। अब जब वह उसकी संबंध, जब उसकी दोस्ती अलाउद्दीन से बहुत प्रगाढ़ होने लगती है, तब उसका स्वाभिमान अब वापस जागृत होने लगता है, उसका अभिमान जागृत होने लगता है और उसके मन में एक विचार आता है। और क्या विचार आता है देखिए उसको मूल। एक दिन आव्यू ए अभिमान, रतन सेन मुझ मलियू मान, वालू वयर किसी पर एह सामी धर्म नो छे। उसके मन में, जहां पहले भी आया कि राजा कदी मित्र न भी होई, राजा मित्र कदी न भी होई, न भी दीठो न भी सुनियो। उसने कहा राजा से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता। न तो देखा है न किसी ने सुना है कि राजा किसी का मित्र हो। वह बात सत्य हो गई। और उसके पीछे जो कारण था, उसके पीछे कारण यह था, उसके पीछे मूल कारण था पद्मिनी। राजा रतन सेन उस पद्मिनी के साथ प्रेमालाप में रत था और उस पद्मिनी के कारण ही राजा रतन सेन ने उसको अपमानित किया था, उस पर क्रोध किया था। और जब वह महल छोड़कर जाने लगा था तब उसे रोकने का भी प्रयास नहीं किया। तो राघव चेतन इसे अपना बहुत बड़ा अपमान समझता। भले नीति की दृष्टि से जो कवि ने आगे वर्णन किया है, वह नीतिज्ञ नहीं था, शास्त्रज्ञ था, लेकिन व्यवहारिक कुशल जो होता है, व्यवहारिकता होती है, उसमें वो नहीं थी। ये सभी बातें हैं, लेकिन राघव चेतन इसे अपना व्यक्तिगत अपमान समझता है और यह समझता है कि मेरा अपमान या राघव चेतन जो मेरा चित्तौड़ त्याग हुआ है, उस चित्तौड़ त्याग के पीछे मुख्य कारण जो है रानी पद्मावती। तो अब उसके मन में यह वापस विचार आता है। क्या विचार आता है देखिए। एक दिन आव्यू ए अभिमान, उसके मन में वापस वह अभिमान जागता। जब अलाउद्दीन खिलजी से उसकी दोस्ती हो जाती है पक्की, तब उसके मन में एक कुविचार आता है, उसका अभिमान वापस जागृत होता है। और विचार क्या आता है? रतन सेन मुझ मलियू मान। रतन सेन, राजा रतन सेन जो चित्तौड़ का राजा रतन सेन है, उसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उसने मुझे अपमानित किया था, उसने मुझ पर क्रोध किया था, मेरे मान को, मेरे सम्मान को मलिन किया था। मलिन किया, मेरी इज्जत पर धब्बा लगा दिया। एक दिन आव्यू ए विमान, रतन सेन मुझ मलियू मान, वालू वयर किसी परी। और उसका कारण पता है? वालू वयर स्त्री, कि उस स्त्री के कारण राजा रतन सेन ने मेरा अपमान किया था। अब उस स्त्री को मैं राजा से कैसे दूर कर सकता हूं? वालू वयर किसी पर, किस प्रकार से मैं उसको दूर कर सकता हूं? और कवि ने देखी कितनी सुंदर बात कही, जहां मंगलाचरण में के प्रारंभ में वह कहता है, स्वामी धर्म रस सांभलो जिम हुई तनि अति तेज। के कथा में लिखा है कि गौरव बादल के जो प्रसंग में वर्णन किया है, उसमें लिखा है कि स्वामी धर्म नाम का 9 रसों की गिनती की है, लेकिन मैं आज आपको एक नए रस की परिकल्पना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे उसने स्वामी धर्म रूपी रस का नाम दिया। स्वामी धर्म रस सांभलो, स्वामी धर्म रूपी रस का नाम दिया है। लेकिन यहां वह जो राघव चेतन व्यास था, वो एक लंबे समय तक राजा रतन सेन के दरबार में रहा था, उसके साथ रहा था, उसका बहुत प्रिय पात्र बनकर रहा था। चित्तौड़ में जहां उसका बहुत मान सम्मान था, आज उसके मन में यह आई बात कि राजा रतन सेन ने मेरा अपमान किया और उस स्त्री के पीछे मेरा अपमान किया। मैं उससे अलग किस प्रकार कर सकता हूं
और जब यह विचार उसके मन में आया, कवि लिखता है कि उसने स्वामी धर्म का परित्याग कर दिया। स्वामी धर्म नु दीदू छे उसे उसको समाप्त कर दिया, उसकी ओर से अपनी ओर से उसको अंतिम सीमा दिखा दी, यानी उसने स्वामी धर्म का त्याग कर दिया। तू हूं जू पद्मनी अपहरूं, देखिए उसके मन में भी विचार भी क्या है, जो उसने कहा मैं किस प्रकार से पद्मनी को अलग कर सकता हूं। चित्रकूट थी अलगू करूं, पद्मनी नारी खड़ी पर बड़ी, लगी पत्सा करूं पर गड़ी। उसके मन में जो और गंदा विचार आया, और वो विचार क्या था, कलुषित विचार जो उसके मन में आया कि यदि मैं जो मुझे कार्य करना है, तू हूं जू पद्मनी, यदि संभव हो सके तो मैं क्या करूं। मन में स्वामी धर्म को तो उसने छोड़ दिया, तो अब तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके मन में विचार क्या आया, अब मैं क्या करता हूं, पद्मनी का अपहरण कर लेना, अपहरूं। तू हूं जू पद्मनी अपहरूं, और क्या करूं, चित्रकूट थी अलगू करूं, तो चित्रकूट से उसको अलग कर दूं, राजा रतन से उसको अलग कर दूं, और अलग करके क्या करूं, पद्मनी नारी खरी पड़बड़ी, लागी पत्सा करूं पर गड़ी। वह इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी कोमल स्त्री है, कमल के समान, कि उसको मैं लाकर लगी पति साह करूं पर गड़ी, उसके पांव में लाकर उसकी एक दासी बनाकर उसको रख दूं पर गड़ी। मैं उसे राजा अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान है, जो बादशाह है, उस बादशाह की सेवा में मिलाकर उसे उपस्थित करूं, वहां से तो उसका अपहरण करूं, और मैं कैसे भी करके अलाउद्दीन खिलजी के चरणों में मैं उसको लेकर आ जाता हूं। यह कलुषित विचार उसके मन में आया। अब यह विचार तो मन में आ गया, समस्या उसके आगे का, ये विचार को प्रकट किसके सामने करें, किसे कहेंगे। उस अकेले के पास तो न तो सेना, न साधन, न सुविधा, न शक्ति कि राजा रतन सेन से युद्ध कर सके, उसकी रानी पद्मिनी का अपहरण कर सके। इसलिए वो क्या करता है, राघव चिंतई अधिक उपाय। वह तो बस तरीके सोच रहा है, उपाय सोच रहा है, मैं किस प्रकार रानी प्रद्युम्नावती का, रानी पद्मिनी का अपहरण करूं, उसका उपाय सोच रहा है। राघव चिंतई अधिक उपाय, प्रगट बात मुखी न कहे का। जो मैंने ये बात कहा, जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है ना, तो एकदम अपना षड्यंत्र, एकदम कलुषित विचार, एकदम कुटिल विचार, एकदम बुरा विचार किसी के सामने प्रकट नहीं करता, अन्यथा वह खुल जाएगी। उसकी वहां जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में रह रहा था, वहां पता लग जाएगा, अरे इतने तो कितना कलुषित विचार है कि एक नारी के अपहरण की बात करता है। तो उसने क्या कहा, राघव चिंतई अधिक उपाय, प्रकट बात मुखी न कहे। किसी से अपने बात को, अपने मन को, अपने विचार को किसी के सामने प्रकट ही नहीं कर सकता। अब क्या होता है, भाट एक सु भाई पणु, कीदू मान मोहत देखूं। अब उसके पास एक भाट था, भाट होते हैं भाई, भाट ये भी एक जाति है जो भी काव्य रचना आदि जुड़ी हुई है, साहित्य कर्म से जुड़ी हुई है, यह भी एक जाति है। तो जो भाट विद्वान था, वो विद्वान की दोस्ती हो गई। तो वहां उसने कहा, भाट एक सु भाई को, उससे उसका मधुर व्यवहार हो गया, उससे उसकी मित्रता हो गई, भाईपना हो गया, भाई के समय मधुर व्यवहार हो गया, भातृत्व तो भाव दोनों में जागृत हो गया। कीदू मान महत्व देखूं, और अब उस भाट को अपने पक्ष में लेने के लिए उस राघव चेतन ने उस भाट को बहुत मान सम्मान और महत्व दिया। कीदू मान महत्व देख, बहुत मान सम्मान और महत्व दिया। यह माई आलोची है, एक तरफ तो वो उसे सम्मान दे रहा है, और सम्मान किसके लिए दे रहा है, सम्मान वो इसलिए दे रहा है क्योंकि इससे मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकूं। हिया माही आलोची है, एक तरफ उससे
उसे मान सम्मान देकर उस भाट को उसको मान सम्मान देने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य उसका क्या है, मैं इसको मान सम्मान देकर अपने प्रभाव में ले लूंगा और अपने प्रभाव में लेकर मैं जो अपना कार्य करना चाहता हूं उस कार्य को करने में यह व्यक्ति मेरी सहायता करेगा। तो उसने क्या कहा, हिया माई, अपने हृदय में आलोची हेत। ऊपर से तो उसने हेत की बात की, ऊपर से तो उसने प्रेम की बात करी, लेकिन मन में उसका दुर्भावना थी। इसलिए जो खोजा सूखी, तो वहां खोजे होते हैं, किन्नर जिनको कहते हैं, खोजा सुकीदू संकेत वित्त बहुना दीदू घणु। अब उसने क्या किया, इधर तो भाट को मान सम्मान दिया और इधर जो खोजा था उस खोजा को भी मान सम्मान दिया, उसको भी वित्त दिया, बहुत सारा पैसा उसे भी दिया। वित्त बेहुना दीदू गणु मित्र करी कीधु मंत्रणु। और अब उसने षड्यंत्र किया। एक तरफ तो वो स्वयं तो था ही, एक तरफ उसने भाट को अपनी तरफ किया, दूसरी तरफ उसने खोजा को अपनी की तरफ किया। और अब ये तीनों का जो समूह था, अब वो षड्यंत्र करने लग गए। मित्र करी कीधु मंत्र, और उनको बाहर से तो उनको मित्रता दिखाई, लेकिन मित्रता के अंदर वह जो कार्य अपना कार्य का सिद्ध करना चाह रहा था, उनसे वास्तव में मित्रता करने का उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि वह तो इनके माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता था। इसलिए वित्त बेहुना दीदू गणा मित्र करी कीधु मंत्रणु। अब उसने कहा कैसे भी करके सभा माही कार्यो घणी बात करी, बात किसी परी पद्मनी करी। और उनके मन में इस बात को समझाया कि हमें कैसे भी करके सभा माई कार्यो गणी बात कर किसी परी पद्मिनी करी, किसी भी प्रकार से करके हमें पद्मिनी के संबंध में बात करनी चाहिए। पद्मिनी के संबंध में हमें बात निकालनी, जब पद्मिनी की बात आएगी तब वास्तव में वह प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हो जाए। और षड्यंत्र में यह निश्चित किया, अभी तक उसने ये नहीं बताया कि कौन है पद्मिनी, क्या है, किस संबंध में, क्योंकि वास्तव में पद्मिनी जो पद्मिनी नारी के जो सर्वोत्कृष्ट लक्षण होते हैं उसे नारी को पद्मिनी कहा जाता है। तो उसने कहा हमें किसी भी प्रकार से करके एक पद्मिनी नारी के संबंध में, एक पद्मिनी स्त्री के संबंध में हमें चर्चा करनी है। अब क्या होता है, अन्य दिवस बैठो सुल्तान। एक दिन राजा सुल्तान जो है दरबार में बैठा हुआ था। मिली सभा सौ राणो, और बहुत बड़ी विशाल उसका जो दरबार था सुल्तान का, वो बहुत विशाल दरबार में उसकी सभा बैठी हुई थी। अति सुकुमाल पसम पटवटी कलहंस पंख तनी पखंडी अति सुंदर करिधरी सभाओ तब तिनी भाट दियु ब्रह्मा। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जो बहुत सुकुमल हो, पुष्प के समान सुगंधित हो, राजहंस की तरह, राजहंस के पंखों की तरह सुकुमल हो, बहुत सुंदर हो। यह ऐसी एक बात कहकर उसने एक विचार सामने रखा और यह कहा ऐसा कौन हो सकता है। यहां संबंध या जो संकेत है वो संकेत पद्मिनी के संबंध में है कि जो इतना पुष्प के समान कोमल, हंस के पंखों की तरह कोमल, सुंदर, सुगंधित, अत्यंत सुंदर इस संसार में क्या हो सकता है, ऐसी वस्तु क्या हो सकती है, ऐसा मनुष्य कौन हो सकता है, ऐसी बात उन्होंने यहां लाकर रखी। आज हमारा व्याख्या का प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। कल से आगे हम वापस इस कथा के, मूल कथा के जो विस्तार है, उस विस्तार के संबंध में अलग अलग भागों में हम इस मूल कथा को देखेंगे। लेकिन अब व्याख्या के संबंध में इतना विस्तार का अवकाश हमारे पास नहीं है, इसलिए
अब आपको बहुत ध्यान से उस कथाक्रम को सुनना और समझना है। आज इतना ही। धन्यवाद।